नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति आनंद, शिक्षा शास्त्र विभाग, आर कन्या पीजी कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से आपके समक्ष समाजीकरण विषय पर चर्चा करने हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजीकरण की। समाजीकरण है क्या? समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जीवन के हर पड़ाव पर यह परिवर्तन दिखाई पड़ता है और व्यक्ति इसे स्वीकार भी करता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो सामाजिक व्यवहार सिखाती है और समाज द्वारा यह स्वीकार्यता ही समाजीकरण है। इस प्रकार किसी समूह के मानक एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार जिससे उसे समाज का अनुमोदन प्राप्त होता है, समाजीकरण कहलाता है। व्यक्ति किसी समाज की सबसे लघु इकाई है, इसीलिए बच्चे को जन्म के पश्चात ही समाजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। इस प्रकार समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो समाज के अनुरूप हमें व्यवहार करना सिखाती है। आइए अब हम विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा के माध्यम से समाजीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। बोगार्डस के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार सीखते हैं और ऐसा करने में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। शिक्षाविदों ने समाजीकरण की 5 अवस्थाएं स्वीकार की हैं। पहली मौखिक अवस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी तादात्म्यीकरण अथवा एडिपल अवस्था, चौथी किशोरावस्था तथा 5वीं युवावस्था। अब हम मौखिक अवस्था के विषय में चर्चा करते हैं। समाजीकरण की यह पहली अवस्था मानी जाती है। यह जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। फ्रायड ने इसे प्राथमिक पहचान अवस्था भी कहा है। इस अवस्था में बच्चा अपनी परेशानी अथवा खुशी को रो या हंस कर बताता है। सर्वप्रथम माँ ही उसकी पहली सामाजिक सदस्य होती है तथा सामाजिक व्यवहार के रूप में उसका हंसना, रोना या मुस्कुराना माना जाता है। समाजीकरण की दूसरी अवस्था शैशवावस्था है। फ्रायड ने इस अवस्था को गुदा अवस्था भी कहा है। इस अवस्था में बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा सा स्वयं संभाले। यह 3 वर्ष की अवस्था मानी जाती है जिसमें बच्चे को यह एहसास होता है कि उसे मात्र माँ पर ही आश्रित नहीं रहना वरन उसे भोजन करना है। इस अवस्था में उसे शौच धुलना, हाथ मुंह धोना, कपड़े गंदे न करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे गलत तथा सही क्रियाएं भी समझाई जाती हैं, अर्थात गलत क्रिया पर उसे दंड तथा सही क्रियाओं पर उसे पुरस्कार प्राप्त होगा, ऐसा उसे ज्ञान दिया जाता है। समाजीकरण की तीसरी अवस्था तादात्म्यीकरण या एडिपल अवस्था है। तादात्म्यीकरण अवस्था लगभग 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के व लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को देखकर समझने लगता है, परंतु उनके यौन संबंधी प्रकारों का उसे ज्ञान नहीं होता है। वह माँ पिता को लिंग के अनुसार पहचानता है। इस अवस्था में उसकी यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है। सामाजीकरण की चौथी अवस्था किशोरावस्था है। मनोवैज्ञानिकों तथा
शिक्षाविदों ने किशोरावस्था को सामाजिकरण हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में स्वीकार किया है। किशोरावस्था, जो कि प्रायः यौवनारंभ के समय से प्रारंभ होती है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें युवा बालक अथवा बालिका अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। इसे पहचान के संकट की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन प्रारंभ होने लगते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछों का निकलना। साथ ही बच्चों में यौन भावना का विकास भी होने लगता है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं तथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होना प्रारंभ हो जाता है। वे माँ बाप के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तथा शिक्षणेतर गतिविधियों में उनकी रुचि अधिक होने लगती है। वे नए जिम्मेदारी को लेने के लिए तत्पर होने लगते हैं तथा नए मानकों का निर्माण एवं चयन करना प्रारंभ करते हैं। सामाजिकरण की पांचवी अवस्था युवावस्था है। यह अवस्था व्यक्ति को नए दायित्वों के निर्वहन की अवस्था है, जिसमें नए दायित्वों के अनुसार उसे भूमिका निभानी पड़ती है। कभी कभी इस अवस्था में भूमिका संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। समाजीकरण की अवस्थाओं को जानने के पश्चात अब हम समाजीकरण के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है: प्राथमिक, द्वितीयक, विकासात्मक, पूर्वानुमानित तथा पुनः समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण का प्रकार वह प्रकार है जिसमें समाजीकरण तब होता है जब बच्चा किसी विशेष संस्कृति में रहते हुए मूल्य, मानक तथा व्यवहार सीखता है। जैसे परिवार में यदि कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है या कोई हिंसक व्यवहार करता है तो वह उसे देखकर यह सोचता है कि यह व्यवहार समाज में स्वीकृत है और वह उसके फलस्वरूप वह बड़ा होने पर उस तरह के व्यवहार को करता है। समाजीकरण का द्वितीय प्रकार वह है जिसमें बच्चा एक ऐसे छोटे समूह में वह व्यवहार करता है जो उसने किसी बड़ी समूह में देखा हो, अर्थात वह बड़े समूह में किए हुए व्यवहार का अनुकरण करता है। तीसरा समाजीकरण का प्रकार है विकासात्मक, अर्थात यह व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का समाजीकरण सामाजिक कौशलों के विकास करने के लिए सीखने की प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक रूप से जिन कौशलों को समाज स्वीकार करता है या प्रश्रय देता है उनको सीखना अपने विकास के लिए इस समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। यहाँ पर विकास करना ही व्यक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। जैसे हिंदी भाषी छात्र का अंग्रेजी सीखना, अर्थात समाज में अंग्रेजी भाषा को जाने बिना कहीं ना कहीं काम का रुक जाना होता है, काम रुक जाता है। इसके लिए वह हिंदी भाषी होने पर भी अंग्रेजी भाषा को सीखता तथा उसको बोलने का प्रयास करता है। समाजीकरण का चतुर्थ प्रकार पूर्वानुमानित अथवा अग्रिम है। यह समाजीकरण भविष्य के विषय में सोचकर कार्य को संपादित करने वाला प्रयास है। जैसे कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रभावित हो और भविष्य में वैसा ही अध्यापक बनने की कोशिश करे। पुनः समाजीकरण को समाजीकरण के 5वें प्रकार के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराने या पूर्व व्यवहार को नकार कर नए व्यवहार को स्वीकार करना या सीखना तथा अपने जीवन के एक भाग से दूसरे भाग की ओर ले जाना इस समाजीकरण की विशेषता है। अर्थात जीवन के प्रारंभिक चरण में जिसे हम उचित मानते हैं उसे जीवन के दूसरे भाग में, अर्थात काल के परिवर्तन के साथ ही, उम्र के परिवर्तन के साथ ही हम उसको नकार देते हैं। इस परिवर्तन को या समाजीकरण की इस क्रिया को हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम लें तो प्राचीन काल में दान देने की प्रथा को बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन आज दान देने की प्रथा को अनावश्यक कार्य माना जाता है और इसीलिए आज के नवयुवक इस दान देने की प्रथा को नकार दे रहे हैं।
सामाजिकरण करने में अनेक संस्थाओं का योगदान होता है। अब हम सामाजिकरण के विभिन्न अभिकरणों के विषय में पढ़ेंगे। सामाजिकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। इसीलिए यह बच्चे के सामाजिकरण की पहली अवस्था मानी गई है, जिसमें वह परिवार के सदस्यों का अनुकरण, परिवार के सदस्यों के बीच के अच्छे संबंध, प्रेम, त्याग, सहिष्णुता, क्षमा, सहनशक्ति आदि गुणों को सीखता है तथा कार्यों के करने के लिए स्वीकृति तथा अस्वीकृति भी सीखता है, और इस प्रकार वह समायोजन को सीखता है। सामाजिकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों या खेल के साथियों के संपर्क में आता है, जो उसके हम उम्र होते हैं। बच्चे के थोड़ा सा बड़े होने पर वह अपने बराबर के बच्चों के साथ संपर्क में आता है, जहाँ भिन्न परिवार के बच्चों के साथ वह उनकी आदतों को सीखता है। उसके अंदर नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों के अनुकूलन करना भी सीखता है। इस प्रकार वह टोली के साथ, टोली के भाव के साथ पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाओं का ग्रहण करता है। समाजीकरण की तीसरी संस्था है समुदाय। समुदाय एक बृहद सामाजिक समूह होता है, जिसमें पास पड़ोस, जाति, सामाजिक समूह, संगठन और विभिन्न संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। हर समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। इनमें आने वाली परंपराएं, त्योहार, रीति नीति, रिवाजों को मनाए जाने पर बच्चे सामाजिकरण सीख लेते हैं। विद्यालय सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चों का सामाजिकरण आकस्मिक और स्वाभाविक होता है। विद्यालय इस सामाजिकरण को बौद्धिक दृष्टि देता है। विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवारों के भिन्न भिन्न धर्म तथा आर्थिक स्तर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उनमें होने वाली सामूहिक क्रियाएं बच्चे सीखते हैं और समायोजन का प्रयास करते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न राजनैतिक विचारधारा भी जब व्यक्ति स्वीकार करता है तो वह विभिन्न मतों से परिचित होकर उनके अनुसार स्वयं को ढालता है, और यही सामाजिक होने की प्रक्रिया भी होती है। जाति, यह भी समाजीकरण का मुख्य अभिकरण है। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी जाति के उत्सव और रीति रिवाजों को सीखता है तथा उन्हें स्वीकार करता है और उससे समायोजन सीखता है। नातेदारी, यह रिश्तेदारी की सामाजिकता से जुड़ा शब्द है, जिसमें परिवार से अलग रक्त संबंध आते हैं, जिससे व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। यहाँ उसे भिन्न भिन्न भूमिकाएं भी निभानी पड़ती हैं, और इन सब का प्रभाव बच्चों की सामाजिकता पर, सामाजिक जीवन पर पड़ता है। समाजीकरण की संस्था के रूप में हम धर्म को भी स्वीकार कर सकते हैं। समाजीकरण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म केवल धार्मिक क्रियाएं तथा क्रियाकलापों से ही नहीं जुड़ता या जोड़ता है, वरन इसके माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक होने में मदद मिलती है। बालकों के सामाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले तत्व। मैस्लो तथा मिडिलमैन द्वारा बालकों के सामाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले तत्व निम्नवत हैं: प्यार न मिलना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बाल्यकालीन परिस्थितियां, घर में कलह का वातावरण, तत्कालीन परिस्थितियां, अपमान, अन्याय, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, राजनीति, शारीरिक दोष या क्षमताएं, अनुचित दंड, असुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां, जाति, धर्म, वर्ग आदि से संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़ियां तथा बेरोजगारी। इन तत्वों के कारण कि कहीं ना कहीं सामाजिकता या सामाजीकरण प्रभावित होता है। इस प्रकार हमने समाजीकरण का अर्थ, उसकी विशेषता एवं परिभाषा, इसकी अवस्थाएं जैसे मुख अवस्था, शैशवावस्था
तादात्म्यीकरण अवस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था के विषय में पढ़ा। समाजीकरण के प्रकार तथा समाजीकरण के अभिकरण के विषय में भी अध्ययन किया। साथ ही समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारणों का भी अध्ययन किया गया।